नमस्कार। विश्व संवाद एजुकेशन फाउंडेशन और एनआईएमसीजी की ओर से मैं वैभवी अच्छी खबर के इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। खबरों के इस दौर में सबसे पहली खबर पूरे भारतवर्ष से। 19 राज्यों में है उच्च रिकवरी रेट। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि कोविड-19 का निदान किया जाए तो वे घबराए नहीं। उन्होंने बताया कि ज्यादातर लोग बेहतर होते हैं। मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि सेल्फ आइसोलेशन का अभ्यास करें और सलाह में दी जाने वाली दवाइयों का सेवन करें। यहाँ तक कि भारत में कोविड-19 का रिकवरी दर 5,53,471 लोगों के साथ 63.1% है, जो कि अब देश में पुनरावृत्ति कर रहे हैं। साथ ही कहा कि भारत में 19 राज्यों में रिकवरी दर राष्ट्रीय औसत 63.2% से अधिक है और 30 राज्यों में राष्ट्रीय औसत दर 2.64% से कम है। भारत में 75,000 करोड़ का निवेश करेगा गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने सोमवार को भारत में अगले 5 से 7 साल में 75,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा की है। कंपनी की गूगल फॉर इंडिया की पहल के तहत किए जाने वाले इस निवेश का मकसद देश में डिजिटलीकरण की प्रक्रिया को तेज करने में मदद करना है। भारतीय मूल के पिचाई ने सोमवार को सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गूगल फॉर इंडिया कार्यक्रम को संबोधित किया था और इस निवेश की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि इसके लिए कंपनी ने गूगल फॉर इंडिया डिजिटलीकरण कोर्स भी बनाया है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने भारत के किसानों और युवाओं के जीवन में बदलाव लाने और ऑनलाइन शिक्षा के विस्तार में प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल को लेकर भी चर्चा की थी। खबरों के इस दौर में अब अगली खबर एंटरटेनमेंट जगत से। सोनू सूद ने मारे गए घायल प्रवासियों के 400 से अधिक परिवारों की मदद करने का लिया फैसला। अभिनेता सोनू सूद ने कोरोना वायरस के कारण लागू हुए लॉकडाउन में मारे गए और घायल हुए प्रवासी मजदूरों के 400 से अधिक परिवारों की आर्थिक मदद करने का संकल्प लिया है। फिल्म दबंग के अभिनेता ने उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड सहित विभिन्न राज्यों के अधिकारियों के साथ संपर्क किया और लॉकडाउन में जान गंवाने वाले प्रवासी मजदूरों का पता और बैंक विवरण लिया। सूद ने एक बयान में कहा कि मैंने मारे गए या घायल हुए परिवारों का सुरक्षित भविष्य के लिए मदद करने का फैसला लिया है और उनकी मदद करना मेरी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। सूद हजारों प्रवासियों और उनके गृह राज्यों में पहुंचाने के लिए परिवहन की व्यवस्था कर रहे हैं। पिछले महीने अभिनेता ने 300 से अधिक प्रवासियों श्रमिकों को गृह राज्य भेजने के लिए चार्टर विमान की व्यवस्था भी की थी। खबरों के इस दौर में अब अगली खबर खेल जगत से। कोविड-19 के रहने तक रिवर्स स्विंग को भूल जाइए, यह बात कही है इरफान पठान ने। कोरोना विषाणु महामारी के कारण अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट एक नए तौर तरीकों के साथ बहाल हुआ, जिसमें गेंद को चमकाने के लिए लार के इस्तेमाल पर रोक है। इस बीच पूर्व तेज गेंदबाज इरफान पठान का मानना है कि इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के बीच जैविक रूप से सुरक्षित माहौल में खेले गए पहले टेस्ट को अगर सूचक माने तो दुनिया भर के तेज गेंदबाजों को फिलहाल रिवर्स स्विंग तो भूल ही जाना चाहिए। उन्होंने साथ ही बताया कि लार मोटी होती है और उससे रिवर्स स्विंग पर ज्यादा असर पड़ता है। कोरोना महामारी के रहने तक तेज गेंदबाजों की राह मुश्किल होने वाली है। इसके समाधान के बारे में पूछने पर पठान ने कहा कि बाहरी पदार्थ के इस्तेमाल पर अनुमति दी जाए या सिम गेंदबाजों के लिए अनुकूल पिच बनाई जाए। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया की पिच सपाट है और कुकाबूरा सिम 20 ओवर के बाद खत्म हो जाएगी। ऐसे में भारतीय गेंदबाजों को दोहरे दबाव से निपटने में काफी परेशानी आएगी। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। न्यूजीलैंड क्रिकेट की अब वापसी की तैयारी। कोविड-19 महामारी के कारण न्यूजीलैंड के शीर्ष क्रिकेटरों ने लंबे विश्राम के बाद सोमवार को लिंकन के हाई परफॉर्मेंस सेंटर में अपना अभ्यास शुरू कर दिया। न्यूजीलैंड क्रिकेट ने सोमवार को कहा कि सितंबर तक कुछ राष्ट्रीय शिविर का आयोजन किया जाएगा। कप्तान केन विलियमसन अगले सप्ताह में माउंट मांगानुई में होने वाले शिविर में हिस्सा लेंगे। न्यूजीलैंड उन देशों में शामिल है जो कोरोना वायरस से बहुत कम प्रभावित है, तो वही इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के बीच चल रही टेस्ट सीरीज से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट ने वापसी की तरफ कदम बढ़ाए हैं। न्यूजीलैंड का लिंकन में पहला शिविर 16 जुलाई तक चलेगा। इसके बाद यहां 10 से 13 अगस्त और फिर सितंबर में शिविर आयोजित किया जाएगा। खबरों के इस दौर में अब अगली खबर आस्था और सतर्कता की। कोरोना वायरस की महामारी से बचाव की जागरूकता और भगवान शिव के भक्तों की आस्था सोमवार को साथ साथ दिखी। मध्य प्रदेश के जबलपुर में नर्मदा नदी से जल लेकर शिवलिंग पर अभिषेक करने जा रहे कांवड़ियों का एक समूह पीपीई किट पहने नजर आया। अगली खबर की ओर। चीन से स्पर्धा में सहारा बनेगा, वित्तीय मदद दिलाएगा पीएसए स्टार्टअप्स।
कोविड-19 संकट एवं चीन से स्पर्धा के दौर में बीएससी का स्टार्टअप प्लेटफॉर्म उद्यमियों को सहारा बनने को तैयार है। इस उद्देश्य में आईआईटी एल्यूमिनी काउंसिल भी बीएससी की पूरी तरह मदद के लिए तैयार है। बीएससी एसएमई के चेयरमैन अजय ठाकुर के अनुसार देश के 23 आईआईटी से निकले पूर्व छात्रों के प्रतिनिधि संस्था आईआईटी एल्यूमिनी काउंसिल के पास मार्गदर्शकों का एक बड़ा नेटवर्क है। इस नेटवर्क के माध्यम से वह उभरते उद्यमियों की बीएससी की लिस्टिंग तक पहुंचने में मददगार साबित हो सकती है। ठाकुर के मुताबिक भारत सरकार हाल में 59 चीनी ऐप्स को प्रतिबंधित किया है। उन क्षेत्रों में नए उद्यमों के लिए बेहतर गुंजाइश है, लेकिन इसके अलावा ग्रामीण अर्थव्यवस्था और कृषि क्षेत्र में भी नए उद्यमी बेहतर काम दिखा सकते हैं। आईआईटी एल्यूमिनी काउंसिल के अधिकारी रवि शर्मा के अनुसार एल्यूमिनी काउंसिलिंग ने 21,000 करोड़ मेगा फंड तैयार कर रखा है, जो भविष्य में स्टार्टअप के लिए काम आ सकता है। खबरों के इस दौर को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ जुड़ेगी हिमानी। जी धन्यवाद वैभवी। तो आइए बढ़ते हैं इस एपिसोड की आगे की अच्छी खबरों की ओर। केरल के तिरुवनंतपुरम स्थित त्रावणकोर शाही परिवार में फैला खुशियों का माहौल। आखिरकार पद्मनाभ स्वामी मंदिर की जिम्मेदारी शाही परिवार को सौंप दी गई। सुप्रीम कोर्ट द्वारा 9 साल बाद लिया गया यह फैसला। दरअसल हाई कोर्ट ने 2011 में केरल सरकार को यह नियंत्रण दिया था कि यह मंदिर का संचालन और व्यवस्था किसी संस्था या ट्रस्ट को दिया जाए, लेकिन शाही परिवार ने हाई कोर्ट के आदेश को 2011 में ही सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी थी। शाही परिवार की मान्यता थी कि वे भगवान पद्मनाभ यानी कि भगवान श्री विष्णु के ही वंशज है। इसी कारण यह मंदिर की पूर्ण जिम्मेदारी का हक शाही परिवार को ही जाता है। कोरोना काल ने बदला ट्रेंड। लोग अब बड़े शहरों की तुलना में छोटे शहरों में रहने को मान रहे हैं ज़्यादा सुखद। 45 से अधिक देशों के 550 वरिष्ठ अधिकारियों के बीच 1 से 7 जून के दौरान प्रश्नावली और अंतर्राष्ट्रीय सर्वेक्षण किया गया था, जिसमें सामने आया है कि इस महामारी के बाद लोग बड़े महानगरों की तुलना में छोटे शहरों में रहने को ज़्यादा पसंद करेंगे। सर्वेक्षण के दौरान लगभग 88% लोगों ने छोटे शहरों में रहने की इच्छा जताई थी और 90% लोगों ने साइकिलिंग और वॉकिंग के लिए ओपन स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर की मांग की है, जिससे हमारे सामाजिक जीवन में बड़ा बदलाव आ सकेगा। जिसमें मुंबई एमआरडीए के प्रोजेक्ट डायरेक्टर PRK मूर्ति ने कहा है कि सार्वजनिक परिवहन का भविष्य काफ़ी स्पष्ट दिख रहा है। फिलहाल कोरोना की आशंकाओं की वजह से लोग सार्वजनिक परिवहन से दूरी बनाए रहेंगे और छोटे और सुरक्षित स्थानों पर रहने को ज़्यादा महत्व देंगे। भारतीय रेल आने वाले 10 साल में बनेगी ग्रीन रेलवे। रेल मंत्रालय ने ग्लोबल वार्मिंग को कम करने और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भारतीय रेलवे को 2030 तक ग्रीन रेलवे में बदलने का फैसला लिया है। ऐसा मुकाम सर करने वाली भारतीय रेलवे दुनिया की सबसे पहली रेलवे होंगी। अच्छी खबर तो यह है कि ऑलरेडी भारतीय रेलवे ने 40,000 से अधिक किलोमीटर के विद्युतीकरण को पूरा कर लिया है और साल 2020-21 के लिए 7,000 किलोमीटर रूट के विद्युतीकरण का लक्ष्य तय किया है। ब्रॉडगेज नेटवर्क पर सभी मार्गों को दिसंबर 2023 तक विद्युतीकरण करने की योजना सुनिश्चित करी गई है, जिससे 2030 तक भारतीय रेलवे ग्रीन रेलवे में परिवर्तित हो जाएगी। परिवार को कोरोना से बचाने के लिए टीवी कलाकारों ने छोड़े बड़े बड़े किरदार। टीवी कलाकारों के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद कई कलाकारों ने अपने किरदार को हमेशा के लिए अलविदा कर दिया। कहत हनुमान जय श्री राम सीरियल की अभिनेत्री आकांक्षा रावत ने पिताजी की सेहत को ध्यान में रखते हुए छोड़ा अपना मां पार्वती का किरदार। आकांक्षा ने कहा है कि उनकी मां इस दुनिया में नहीं है और वो अपने पापा की इकलौती संतान है, इसीलिए वे अपने पिता की सेहत को खतरे में नहीं डालना चाहती है, जिस वजह से वे यह सीरियल छोड़ रही है। अब आकांक्षा की जगह मां पार्वती का किरदार विदिशा श्रीवास्तव निभाएगी। इस दौरान शक्ति अस्तित्व के एहसास की परमीत उर्फ गौरी टांग और कसौटी ज़िंदगी के एक्टर
कृणाल ठाकुर ने भी अपने सेहत को पहला स्थान देते हुए तगड़े किरदार और सीरियल को अलविदा कह दिया है। केंद्र सरकार के स्वच्छ भारत अभियान की बदौलत भूजल समेत और सभी प्राकृतिक संसाधनों में कम हो चुका है प्रदूषण का स्तर। ग्रामीण क्षेत्रों के खुले में शौच मुक्त होने से बची लाखों लोगों की जान। यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक स्वच्छ भारत मिशन का असल प्रभाव प्राकृतिक संसाधनों पर पड़ा है, जिसमें दूषित होते भूजल के स्तर में सुधार आया है। वहीं सतह वाले जल का प्रदूषण भी घट रहा है। केंद्रीय जल संसाधन राज्य मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि भूजल के प्रदूषण में कमी का पूरा श्रेय स्वच्छ भारत को जाता है। देश में ग्रामीण स्वच्छता कवरेज 100% पहुंच चुका है। 30 राज्यों और केंद्रीय शासित प्रदेश ने खुद को खुले में शौच मुक्त जाहिर कर दिया है। स्वच्छता के प्रति आदतों में बदलाव के लिए देश में 23,000 करोड़ रुपयों का उपयोग किया गया है। स्वच्छता मिशन अपने अंतिम चरण में है। हमारी आगे की अच्छी खबर आपको काफ़ी चकित कर देगी। आइए जानते हैं यह मुख्य और अच्छी खबर। ब्रह्मपुत्रा नदी के नीचे चीन के मुकाबले लंबी सुरंग बनाई जाएगी। जी हाँ, भारत चीन तनाव के बीच केंद्र सरकार ने ब्रह्मपुत्रा नदी के नीचे 14.85 किलोमीटर लंबी टनल बनाने की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। अत्याधुनिक तकनीक के साथ बनने वाली यह टनल असम और अरुणाचल प्रदेश से साल भर की कनेक्टिविटी को मुहैया कराने के स्मारक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। टनल में सैन्य वाहन और रसद हथियार पहुंचाने वाले वाहन 80 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ सकेंगे। यह टनल की खासियत यह है कि इस टनल में पहली बार क्रैश बैरियर लगाए जाएंगे, जिससे 80 से 100 किलोमीटर प्रति के घंटे की रफ्तार से जाने वाले वाहन की दुर्घटना होने पर वाहन पलट के क्रैश नहीं होंगे इत्यादि। टनल के भीतर पानी ना घुसे इसके लिए सुरक्षा चक्र, ताज़ी हवा के लिए वेंटिलेशन सिस्टम और फायर फाइटिंग एवं रेलिंग युक्त फुटपाथ आदि भी लगाए जाएंगे। तो आज के अच्छी खबर के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगला एपिसोड आने तक बने रहे हमारे साथ। तब तक घर में रहे, स्वस्थ रहे और मस्त रहे। जय हिंद।